नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बता। रुक करते सुपरफास्ट खबरों का। प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। उधर गुरुग्राम में 24 घंटों में 4 नए मामले सामने आए हैं। जबकि पंचकुला में 3 और कुरुक्षेत्र में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश के 18 जिलों में कोई नया मामला नहीं मिला है। उधर हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,796 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से प्रदेश में 9,809 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.68% है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य में सभी धार्मिक स्थल 7 अक्टूबर से कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ खुलेंगे। महामारी की दूसरी लहर के समाप्त होने के संकेत के बीच यह बड़ा कदम उठाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार दोपहर को गैंग वॉर हुआ, जहां मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में शूट आउट हुआ और हमलावरों को भी मार गिराया गया। वहीं इस शूट आउट में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें से एक जितेंद्र है, जबकि 2 हमलावर हैं जो कि जितेंद्र पर ही हमला करने आए थे। स्पेशल सेल के जवानों ने दोनों हमलावरों को ढेर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी उठा। उधर बैठक में आतंकवाद का मुद्दा तो उठा, लेकिन यहां कमला हैरिस ने खुद कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है और वहां आतंकी संगठन काम करते हैं। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल कमला हैरिस ने कोरोना के दौरान भारत के उठाए कदम और अंतर्राष्ट्रीय मदद और वैक्सीनेशन की तारीफ की। पीएम मोदी ने भी कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत दौरे पर आती हैं तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। उधर बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया और पारस्परिक एवं वैश्विक हित वाले मुद्दों पर चर्चा की। किसान नेता राकेश टिकैत देश के मुद्दे पर विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसान आंदोलन पर बात करें। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है और राकेश टिकैत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा कि हम भारतीय किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, पिछले 11 महीनों के अंदर विरोध प्रदर्शन में 700 किसानों की मौत हो चुकी है। हमें बचाने के लिए इन काले कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। कृपया पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते समय हमारी चिंता पर ध्यान दें। उधर कैथल में कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को नई अनाज मंडी में धान की फसल खरीद की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धान की सुव्यवस्थित तरीके से फसल खरीद व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले की मंडियों के संदर्भ में संभावित समस्याओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि किसान हेतु कैंटीन, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, बिजली और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। दरअसल कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी किसान को मंडी में धान बेचने के समय किसी भी समस्या की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी अधिकारी जिम्मेदारी से अलर्ट होकर कार्य करें। उधर जेवीबी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार के वादे पूरे न करने वाले बयान पर पलटवार किया। दरअसल चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता तब याद आई जब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी खिसक गई।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में चर्चा चल रही है कि आगे आने वाला समय हुड्डा की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाएगा। वहीं इनेलो के तीसरा मोर्चा बनाने के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सभी को अपना प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये वास्तविक नहीं, काल्पनिक बातें हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने गुरुग्राम के शमा रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री पर जमकर निशाना साधा गया और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शहीदी सम्मान रैली के दौरान कहा था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वो 500 मीटर दौड़ सकते हैं, जिसको लेकर कैप्टन ने कहा कि उनका स्वास्थ्य राव इंद्रजीत से बेहतर है, उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। इंद्रजीत की जब मर्जी हो तब आकर उनसे मुकाबला कर सकते हैं। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत ने कहा कि वो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। इसको लेकर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि 1966 में राव वीरेंद्र सिंह इंद्रजीत के पिता ने सरकार गिराकर खुद गद्दारी का सबूत पेश किया था। उसके बाद 1986 में भी इंद्रजीत लोकदल में चले गए थे। राव इंद्रजीत के कार्यकाल को हवाला देते हुए कैप्टन ने कहा कि इंद्रजीत जिस सरकार में होते हैं उस सरकार के मुखिया की बात नहीं मानते, उनसे विश्वासघात करते हैं। उधर जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर नूंह में उनकी 42 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर चौधरी देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 300 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। इस अवसर पर टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कबड्डी लीग का आयोजन करवाया जा रहा है। आपको बता दें, प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टीमों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी खेल रहे हैं और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन एसजीपीसी और भगवानपुरा की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। वहीं अब तक प्रतियोगिता के 16 मैच खेले जा चुके हैं। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं, जो आपस के 44 मैच खेलेंगी। उधर प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हर एक टीम को 1 लाख रुपए के पुरस्कार के अलावा पहले स्थान पर रहने वाली टीम को 5 लाख, दूसरे स्थान हासिल करने वाली टीम को 3 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 2 लाख और चौथा स्थान हासिल करने वाली टीम को 1.5 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता को बेस्ट रेडर और कैचर को 1-1 बुलेट मोटरसाइकिल उपहार स्वरूप भेंट की जाएगी। उधर पिहोवा में 23 सितंबर से घर से लापता एक नाबालिग लड़की की शिकायत उसके परिजनों ने थाना सदर को दी। इसमें थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं परिजनों ने लड़की की नहर में डूबने की आशंका जताई थी, जिसके चलते परिजनों और पुलिस द्वारा गोताखोर प्रगट सिंह को बुलाकर 23 सितंबर से ही नहर में तलाश शुरू कर दी गई थी। वहीं सुबह गोताखोर की टीम ने अरनेचा के समीप नहर से लड़की का शव बरामद किया है। आपको बता दें कि यहां टीम ने लड़की के शव को नहर से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया है। उधर मामले में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला स्तरीय बैठक पब्लिक हेल्थ में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 27 सितंबर को किसानों की ओर से भारत बंद को सफल बनाने को लेकर था, जिसकी अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला सचिव जय भगवान धैया ने दी। धैया ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ किसानों की मांगों को लेकर सहमत है और 27 तारीख को भारत बंद को सफल बनाने का पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही निजीकरण विरोधी दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सर्व कर्मचारी हर जिले में प्रदर्शन कर वहां के एसडीएम और डीसी को निजीकरण और 3 कृषि कानूनों के विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा के 27 सितंबर के भारत बंद के आह्वान को लेकर उकलाना के किसान विश्राम गृह में सभी व्यापारिक संगठनों एसोसिएशन की संयुक्त किसान मोर्चा उकलाना के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारत बंद को लेकर अपने अपने विचार रखे। सभी की राय लेकर निर्णय लिया गया कि उकलाना के मुख्य सूर्यवाला चौक पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखा जाएगा। उधर बैठक में पहुंचे व्यापार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, आढ़ती एसोसिएशन, फर्नीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बैठक में पहुंचकर भारत बंद को पूर्ण समर्थन दिया। रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी परिसर में शहीदों के सम्मान में शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि हर साल 23 सितंबर को शहीदी दिवस राव तुलाराम सहित सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और वहीं इस अवसर पर रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर गर्व की अनुभूति होती है। सिरसा में जय ज्वाला मां भगवती युवा क्लब की ओर से 15वें विशाल जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक गोपाल कांडा के अनुज श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने ज्योति प्रज्वलित की। इस मौके पर गोविंद कांडा ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मां भगवती सभी की मन्नत पूरी करती है। जो भी सच्चे मन से उनके दर पर आता है उसकी झोली भर दी जाती है। दरअसल गोविंद कांडा ने आयोजन समिति को 21,000 रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की। इस मौके पर आयोजन समिति की ओर से गोविंद कांडा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उधर पंचकुला में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने लोगों के खिलाफ नगर निगम ने मुहिम शुरू कर दी है। दरअसल गुरुवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अंसल बिल्डिंग को सील कर दिया। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर कॉर्पोरेशन पंचकुला गुलशन कुमार ने बताया कि अंसल बिल्डिंग मालिक का 36 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिसको बिल्डिंग के मालिक ने अभी तक जमा नहीं करवाया था। उन्होंने बताया कि बुधवार को अंसल बिल्डिंग पर फाइनल नोटिस चस्पा था, लेकिन उसके बाद भी बिल्डिंग के मालिक ने टैक्स नहीं जमा करवाया, जिसके बाद अंसल बिल्डिंग को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है उन्हें भी नोटिस भेजा जा चुका है। इन लोगों ने भी जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया तो उनकी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया जाएगा। उधर बारिश और खराब बीज के कारण खराब हुई फसलों को लेकर जिले भर के किसानों ने बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में रोष मार्च किया और लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल जिला उपायुक्त अनीश यादव ने किसानों के बीच जाकर उनसे ज्ञापन लिया और साथ ही उपायुक्त ने किसानों को आश्वस्त किया कि वो तुरंत खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके। उधर डबवाली के 9 गांव के किसानों ने जामनगर अमृतसर हाईवे के लिए अधिकृत की गई भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। पुलिस की ओर से एसडीएम कार्यालय के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। इस मौके पर गांव अलीगढ़ से सैकड़ों किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कई घंटों तक जमकर सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। जहां पर पुलिस की ओर से घेराबंदी को देखते हुए किसानों ने शांतिमय तरीके से प्रदर्शन किया। तहसीलदार को हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उधर गोहाना के सितंबर माह में अभी तक रिकॉर्ड 425 mm बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण आसपास के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में बारिश से जलभराव हो गया है। बारिश ज्यादा होने से खेतों में 2 से 4 फीट तक पानी खड़ा हो गया है। उधर किसानों की धान की फसल के साथ साथ अन्य फसलें भी खराब हो चुकी हैं, मगर किसान खेतों से बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से परेशान है, क्योंकि बारिश के पानी के कारण दूसरी फसलें जैसे कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा की फसल खराब हो गई है। इसी के साथ ही अगली फसल गेहूं की बुआई नहीं होने की चिंता भी किसानों को सता रही है। अगर खेतों के समय रहते बारिश का पानी नहीं निकाला गया तो किसान भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे।
और वहीं यमुनानगर के मॉडल टाउन के रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर कमर्शियल निर्माण हो रहा है। बताया जा रहा है कि आवासीय स्थलों का नक्शा पास करवाकर अधिकारियों की मिली भगत से कमर्शियल स्थलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहीं सिरसा डिपो के जीएम पर कोर्ट की गाज गिरी है। दरअसल यहां रिटायर्ड कर्मचारी की बकाया रकम का भुगतान न करने पर कोर्ट ने जीएम की सरकारी जीत को अटैच कर लिया है। उधर इससे पहले ही एक मामले में जीएम की सरकारी कार भी कोर्ट की ओर से जब्त की जा चुकी है। बता दें सिरसा डिपो जीएम खुबीराम कौशल के पास सिरसा के अलावा फतेहाबाद हिसार डिपो का भी अतिरिक्त चार्ज है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर जीएम का काम चल रहा है, वरना उन्हें निजी वाहन का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ता। सिरसा जिला में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल यहां बारिश के पानी से किसानों की कपास, धान, मूंगफली की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि फसलों के खराब होने की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों की फील्ड में जाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उधर फतेहाबाद में बारिश के पानी के चलते खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय में अनिश्चितकालीन धरना किया है। उधर किसान नेता ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। इससे ज्यादा नरमे की फसल को नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि किसानों को 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। साथ ही जिन मजदूरों का रोजगार फसल खराब होने से खत्म हुआ है, उन्हें 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उधर किसान नेता ने कहा कि बीमा कंपनियां किसान को उलझाने का काम करती हैं, इसलिए सरकार अलग से किसानों को मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष बारिश से खराब हुई थी जो फसलों की गिरदावरी करवाई गई थी, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। इधर बहादुरगढ़ में गुरुग्राम नगर निगम की सस्पेंड कर्मचारी की नौकरी बहाली की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हाथों में काले झंडे और उल्टी झाड़ू लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया और नगर परिषद कार्यालय के गेट के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी शहर के रेलवे रोड, मेन बाजार और नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद कार्यालय तक पहुंचे। दरअसल सफाई कर्मचारी गुरुग्राम नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को सस्पेंड किए जाने से नाराज हैं। उधर झज्जर के नगर पालिका के कच्चे कर्मचारियों ने काले झंडे लगाकर शहर में रोष मार्च निकाला। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने उनसे वादा खिलाफी की है। कर्मचारियों के मुताबिक सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई मीटिंग में सीएम ने उनकी सभी मांगे मानने की बात कही थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। गुरुग्राम से चौकीदार कर्मचारी को निरस्त करने और कर्मचारियों की छटनी को लेकर कर्मचारियों में खासा रोष नजर आया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला इकाई प्रधान ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। देश भर में आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर हड़ताल पर हैं। कैथल में सभी संगठनों की महिलाएं जौहर पार्क में इकट्ठा हुई और अपना प्रदर्शन शुरू किया। दरअसल वर्कर नेताओं ने बताया कि सरकार इस विभाग का निजीकरण करना चाहती है और विभाग में काम कर रही महिलाएं ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि उन्हें आंगनबाड़ी के लिए कमरों का सिर्फ 200 रुपए किराया मिलता है और 200 रुपए किराए पर कोई मकान नहीं देता। उन्होंने कहा कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। उधर पिहोवा में बीती रात को अंबाला रोड पर शटरिंग की दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने 600 गार्डर चोरी कर लिए। वहीं सीसीटीवी कैमरे को भी ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल थाना प्रभारी ने कहा कि सुबह फोन आया था कि एक शटरिंग की दुकान में चोरी हो गई है, जिसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया।
उन्होंने बताया कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क को खंगाला जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर पलवल पुलिस ने लोकेश उर्फ लक्की की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर जांच के दौरान मृतक लोकेश उर्फ लक्की के भाई सुरेंद्र उर्फ विक्की और हरेंद्र के बयान अलग अलग मिले और पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो सुरेंद्र ने बताया कि भाई लोकेश पर 25,000 रुपए उधार थे और सुरेंद्र ने रुपए देने से मना किया तो लोकेश ने उस पर अवैध पिस्तौल तान दी। इस दौरान सुरेंद्र ने पिस्तौल छीनकर लोकेश के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद दोनों भाइयों ने लोकेश के शव को सेंट्रो कार में रखकर छज्जू नहर में फेंक दिया। और वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सेंट्रो कार को बरामद कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से हत्या में प्रयोग हथियार और स्कूटी को बरामद किया गया है। उधर भादुर रोड के सोलथा गांव में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी जिम का डीवीआर और मृतक की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी साथ ले गए। पुलिस ने मृतक के चौहरे भाई और शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, मृतक सोलधा गांव में जिम के साथ पीजी चला रहा था और गुरुवार रात घटना के वक्त मृतक अपने जिम के अंदर बैठा था और उस दौरान कुछ बदमाश आए और कृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि बयान और घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर पृथला के जिला पार्षद शैलेंद्र सिंह ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर गांव सिकरी में बस का स्टैंड बनाए जाने की मांग की है। दरअसल पृथला के गांव सिकरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल बनने के बाद रोडवेज की बसें पुल के ऊपर से निकलकर जाती हैं, जिससे स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं को बस मिलने में परेशानी मिलती है। वहीं पार्षद की मांग पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भरोसा दिलवाया कि आगे से रोडवेज की बसें पुल के नीचे से होकर गुजरेंगी, जिससे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। गन्नौर के गांव बाय में एक निजी स्कूल की छत टूटकर गिर गई। जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त बच्चे क्लास में ही पढ़ रहे थे। इस हादसे में दर्जनों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। और वहीं घायल बच्चों को गन्नौर के ही स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। फिलहाल बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्कूल प्रशासन अभी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि स्कूल के 2 कमरे काफी ज्यादा बुरी हालत में थे। इधर फरीदाबाद में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये पुलिसकर्मी गांव मरछर के पास डायरी पर एक आरोपी को पकड़ने गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने मिलकर पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद हमले में घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। उधर पंचकुला के खड़क मंगोली में एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों द्वारा युवक को पंचकुला के एक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। और वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद पंचकुला सेक्टर 7 थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और स्थिति को काबू किया। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।